हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने साइन इनवर्स फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कशन किया था। आज साइन इनवर्स के बाद में अपना जो सेकंड है वो है कोस इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स एक्स को अपन कैसे डिफाइन करेंगे ये आप देखेंगे। तो अब देखिए आप ये जो आपका ग्राफ है ये कोस का है। ये क्या है? ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। इसमें ये ग्राफ है आपका कोस का। आपका कोस वाला फंक्शन है, वो फंक्शन एफ है, वो आर टू आर डिफाइन है। तो देखो फंक्शन जब आर टू आर डिफाइन है तो आपको पता है कि आपकी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज जीरो। इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है, कोस की जो वैल्यू है, जो कोस आपका फंक्शन है, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। ये कौन से पॉइंट्स हैं? एफ, पाई बाई टू इज इक्वल टू कोस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये देखो पाई बाई टू पे कोस की वैल्यू जीरो आ रही है, फिर 3 पाई बाई टू पे भी इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, और फिर आपके 5 पाई बाई टू पे भी कोस 5 पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, माइनस पाई बाई टू पे भी कोस की वैल्यू आपकी जीरो आ रही है। इस तरीके से आगे भी हो रहा है एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा आपका डोमेन। जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो आपको डोमेन बताएंगे, और जो वाई एक्सिस है वो आपको कोडोमेन बताएगा। एक्स एक्सिस डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस से कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसमें देख रहे हैं कि यहां पर डोमेन के जो पॉइंट्स हैं पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, इन सब की इमेज आपके कोडोमेन में सेम आ रही है, और वो कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। तो देखो मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ दिस डोमेन are associates with a same point in the codomain, so it is not a 1-1। तो ये आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट ए 1-1। फंक्शन आपका 1-1 नहीं है। अब ऑन टू की बात करेंगे तो ऑन टू में भी आप देखेंगे कि डोमेन क्या है, सॉरी कोडोमेन क्या है? कोडोमेन फंक्शन कहां डिफाइन है? आर में। और कोडोमेन किसके इक्वल नहीं है? इसकी रेंज के इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोस फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। तो अब यहां अपने को कुछ करना पड़ेगा इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए। तो पहला काम अपन क्या करेंगे? पहला काम अपन ये करेंगे कि इसके कोडोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। कोडोमेन पे रेस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे अपन? कोडोमेन पे रेस्ट्रिक्शन ये लगाएंगे कि इसको आप कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस करेंगे। जब आप कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस करेंगे तो आपका
कोडोमेन क्या बनाना पड़ेगा आपको, -1 to 1, रिप्लेस कोडोमेन बाय रेंज, रेंज। तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया और कोडोमेन क्या आ गया आपका, -1 to 1। और जैसे ये -1 to 1 आया तो देखो क्या होगा, आपका फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो गया, f r to r नहीं रहा। अब f आपका जो फंक्शन है वो r2 -1 1 हो गया और ये कैसा हो गया, on2 हो गया। ये कैसा हो गया, on2 हो गया और ये on2 हो गया। तो अब on2 वाली बात कंप्लीट हो गई। अब इस फंक्शन को जो आपको सामने दिख रहा है, ये आपका ग्राफ दिख रहा है, इस पे डोमेन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो क्यों लगाएंगे डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन, इसको 1 1 बनाने के लिए लगाएंगे। अब 1 1 बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे, देखो अगर मैं इस डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन ये लगाऊं कि 0 से पाई तक का एक इंटरवल लूं, मैं यहां से लेकर यहां तक का ये इंटरवल ले लूं, मैं यहां से यहां तक का एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस इंटरवल में जो आपके कोस फंक्शन का जो ग्राफ है उसकी जो कंडीशन है वो ये है, इस इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक है। ये देखो इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो इसके हर एक पॉइंट को सिर्फ एक ही जगह आपको इंटरसेक्ट करेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा वो -1 to 1 हो जाएगा। ये 0 से पाई तक वाला ये ग्राफ, ये 1 1 ग्राफ हो जाएगा। और ये 1 1 ग्राफ हो जाएगा तो आपका जो फंक्शन है, देखो कंसीडर द फंक्शन f r to r given by the fx is equal to cos x, it is many one and into फंक्शन। ये आप देख चुके हो कि आपका ये जो फंक्शन f r to r है और फंक्शन f डिफाइंड है cos x से, ये many one फंक्शन जो पहले आप देख चुके हैं। अब इसमें आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए f r2 -1 to 1, इसके आपके कोडोमेन को आपने रेंज में चेंज कर दिया तो ये on2 बन गया, on2 बन गया। on2 बनने के बाद में आपने क्या किया, इसके डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए और आपने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई तक। तो जैसे ही आपने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, अभी तो आपने इसको रेस्ट्रिक्ट किया था, -1 to 1 किया था, और अब आपने इसके डोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट किया है। तो डोमेन को आपने अगर रेस्ट्रिक्ट किया है तो आपका 0 to पाई किया, 0 to पाई किया और आपका रेंज -1 to 1 है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 भी हो गया एंड on2 भी हो गया, 1 1 भी हो गया एंड on2 भी हो गया। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपका 1 1 एंड on2 हो गया। अब देखो इसने यही किया, हाउएवर दिस फंक्शन इज 1 1 एंड on2, 1 1 on2, सो इट इज बाइजेक्टिव एंड हेंस इनवर्सिबल। ये इनवर्सिबल हो जाएगा और इनवर्सिबल है तो अब अपने इसका इनवर्स से निकाल सकते हैं। अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे आप,
आपने अभी तो एक इंटरवल लिया है, आप दूसरा इंटरवल देखेंगे। इसका दूसरा इंटरवल क्या है, देखो इसका पाई टू यहां से लेकर यहां तक, पाई टू 2 पाई। तो ये इंटरवल तो था आपका 0 टू पाई। यहां जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था आपने वो 0 टू पाई लगाया था, और यहां रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो पाई टू 2 पाई। फिर हो सकता है कि एक और कैंडिडेट 2 पाई टू 3 पाई लगाए, तो 2 पाई टू 3 पाई लगाएगा तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक, ये 2 पाई टू 3 पाई लगाएगा तो ये हो जाएगा। फिर एक 3 पाई टू 4 पाई लगाएगा तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक, और आगे लगाएगा तो ये रेस्ट्रिक्शन में ये इंटरवल्स बन जाएंगे, और इन इंटरवल्स के लिए आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और पीछे भी हो सकता है, इधर भी, जैसे यहां से यहां तक आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हो -2 पाई से पाई तक, और फिर दोबारा लगाते हो -पाई से 0 तक। तो ये सारी इंटरवल्स, ये इंटरवल यहां से यहां तक, इसमें आपका फंक्शन 1 1 है, इसमें आगे वाले में भी आपका फंक्शन यहां से यहां तक भी फंक्शन 1 1 है, यहां तक भी फंक्शन 1 1 है, तो सब में आपके फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो कोसाइन फंक्शन या कोस फंक्शन, कोस फंक्शन है वो 0 टू पाई होगा, -1 टू 1, ये 1 1 होगा। एंड कोस फंक्शन पाई टू 2 पाई होगा, तो भी वो -1 टू 1 होगा, वो भी 1 1 होगा। -1 कोस फंक्शन -पाई टू 0 होगा, -पाई टू 0 टू -1 टू 1, यहाँ डिफाइन है, तो भी वो 1 1 होगा। तो ऐसे ब्रांचेज बनेंगी, क्या बनेंगी, ऐसे ब्रांचेज बनेंगी जहां पे आपका फंक्शन कैसा होगा, मैं लिखा हुआ है, फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ऑन टू होगा हर जगह आपका। इसमें सब में आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। तो आपकी ये सारी ब्रांचेज होंगी। और जो कोस इनवर्स -1 टू, अब देखो अगर ये ब्रांचेज होंगी तो इन सभी में आप इसका इनवर्स फंक्शन, कोस का इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे 1 1 ऑन टू हैं। तो अब उसमें अगर आप यहां लिख सकते हैं कोस फंक्शन is a bijective, so it is a inversible and its inverse is denoted, inverse is denoted by cos inverse। इसके इनवर्स को, जो cos है, इसके इनवर्स को cos इनवर्स से डिनोट करेंगे। और ये फंक्शन डिफाइन कैसे करोगे, ये फंक्शन डिफाइन करोगे cos इनवर्स
इसका कोस इनवर्स जो आपका फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन है, इसका डोमेन ये बन जाएगा और रेंज ये बन जाएगी -1 to 1, और आपका रेंज या कोडोमेन बन जाएगा क्या, 0 to पाई, ये बन जाएगा। अब बनेंगे तो और भी, ये भी बनेगा कोस इनवर्स कहां से कहां, -1 to 1 से आपका पाई टू 2 पाई, और भी बन जाएंगे। लेकिन जो ये होगा, ये होगा जो आपका कोस इनवर्स -1 to 1 से आपका है 0 to पाई, आप इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी आपकी, ब्रांचें और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन अब इसमें देखो, द वैल्यू ऑफ ए cos inverse x lying in a 0 to पाई, मतलब cos इनवर्स की वैल्यू जो इसके अंदर आ रही है, इस इंटरवल में आ रही है, lying in 0 to पाई for a given x belongs to -1 to 1 is called a principal value। प्रिंसिपल वैल्यू तो आपकी जो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो इसके इस इंटरवल में आएगी, उसको बोलेंगे अपने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कोस इनवर्स एक्स बोलेंगे इसको। तो आगे चलिए, अब देखो, आप इसमें आपको पता है कि आपका जो कोस इनवर्स है, एक फंक्शन आपका f है, ये कोस वाला फंक्शन है, f फंक्शन है, f(x = cos x है आपका, f(x = cos x है, और f इनवर्स है वो क्या है, f इनवर्स से x है वो क्या है, cos इनवर्स x है, वो आपका cos इनवर्स x है। अब आप इसमें देखिए, ये आपका फंक्शन f है, तो ये इसका डोमेन है, किसका, इस f का डोमेन, और f का डोमेन होगा वो आपको पता, आपने कहां से कहां तक लिया है, 0 to पाई तक लिया है, और इसमें इसका जो कोडोमेन आएगा आपका, इसकी रेंज आएगी वो -1 to 1 आएगी। अब 0 से पाई के बीच में जो भी आप वैल्यूज लेंगे वो यहां जाएंगी, ऐसे इस तरीके से। अब क्या है इसमें कि आपको मान लो मैं एक वैल्यू x लेता हूं यहां पर, और ये जब x लूंगा तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, cos x मिलेगा, और जब मैं इसको वापस से इधर जाऊंगा, और जब मैं फंक्शन cos इनवर्स है ये फंक्शन, और ये फंक्शन cos है, तो अब यहां x को जब मैं cos फंक्शन में डालूंगा तो cos x आएगा, और इस cos इनवर्स x को वापिस इस फंक्शन में cos इनवर्स में डालूंगा तो वापिस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये देखो cos x, यहां से इसका डोमेन ये हो गया, इस x को लिया, cos फंक्शन में डाला, cos x आ गया, फिर इस cos x को cos इनवर्स फंक्शन में डाला तो वापिस x आ गया,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो ये आपके डोमेन के अंदर ये सिस्टम होगा और इसका ग्राफ होगा cos x का, वो देखो इस तरीके से होगा। उसी ग्राफ को मैंने वो किया है, देखो वो ये ग्राफ है, ग्राफ का ये पार्ट लिया आपने, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट लिया है ग्राफ में, उस ग्राफ में देखो ये पार्ट आया आपका ग्राफ का। अब इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि 0 के ऊपर जब आपका एंगल 0 है तो cos की वैल्यू 1 है, जब आपका एंगल π/2 तक आ गया तो cos की वैल्यू 0 आ गई और आपका एंगल पाई आ गया तो -1 आ गई। ये है। अब इसमें क्या है, आप आगे बढ़ेंगे कि ये आपका फंक्शन अपने रेस्ट्रिक्ट करने के बाद ये फंक्शन आ गया, ये 1 1 भी है क्योंकि इसकी जो डोमेन है कोडोमेन वो -1 to 1 है और इसकी रेंज हो, आपका जो डोमेन आ गया इसका वो आ गया 0 to पाई आ गया। अब आप इसमें देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। ये cos इनवर्स का ग्राफ आया कैसे? ये आपका cos का ग्राफ है और ये cos इनवर्स का ग्राफ है। ये cos का ग्राफ है, ये cos इनवर्स का ग्राफ है। ये देखो इस तरीके से आएगा। आप एक बार फिर cos के ग्राफ के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ये आपका जो डॉटेड लाइन है ये cos का ग्राफ है और ये ब्लू लाइन है ये भी cos का ग्राफ है, लेकिन आपने इसको प्रिंसिपल ब्रांच माना है, इसके लिए आपने इसको डार्क किया है। तो cos का जो ग्राफ है वो यहां से लेकर यहां तक ये वाला, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है इसकी। अब आप इसमें देखेंगे कि एक लाइन है आपके पास में, ये लाइन क्या है, y = x, ये लाइन है और ये लाइन आपकी मिरर की तरह काम कर रही है। जब आपकी ये लाइन मिरर की तरह काम कर रही है तो आप इस ग्राफ की जो मिरर इमेज देखेंगे, इस मिरर में जो मेरे इसके हाथ की सीध में है मिरर, तो आपका ये इसकी इमेज यहां बनेगी और फिर जैसे ये आ रहा है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप ध्यान से देखें तो देखो मैं इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इस मिरर में इसकी इमेज यहाँ बन गई और ये ऐसे आके यहाँ इसे मिल गया क्योंकि ये इधर से आ रहा है तो ये इसकी मिरर इमेज ऐसे दिख रही है। अब फिर आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर आपको इसकी मिरर इमेज यहाँ दिखेगी तो आप इसको मिला देंगे। तो देखो जो ब्लू की मिरर इमेज आपकी ये रेड आ गई। और आपको कल बताया था कि कोई भी फंक्शन होता है उसकी मिरर इमेज उसका इनवर्स फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन आपका इसकी मिरर इमेज आ गई तो ये cos इनवर्स है x आ गया। अब ये cos इनवर्स x आ गया तो आप इसमें देखिए जो cos के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे थे उसके डोमेन क्या थे, उसकी रेंज क्या थी। cos के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे थे उसके डोमेन था 0 to पाई एंड रेंज थी -1 to 1। तो cos इनवर्स में, इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। तो इसका देखो डोमेन बन गया -1 to 1 और इसकी रेंज बन गई 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई बन गई इसकी रेंज। आगे बढ़िए, ये अपना हो ही गया। अब इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। इसके ऊपर डिस्कशन ये करेंगे, आप ये कहोगे कि cos इनवर्स फंक्शन है वो -1 to 1 से 0 to पाई तक डिफाइन है। आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। इसमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। और जो मिनिमम वैल्यू 0 है वो कहां पर है, 1 पर।
जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब ये y एक्सिस के ऊपर 0 है। अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर पाई है, यहां देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, ये पाई है, मैक्सिमम वैल्यू ये पाई है, और मैक्सिमम वैल्यू जब पाई है तो वो कहां पर है, x इज इक्वल टू -1 पर। तो आपका जो फंक्शन है उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है। तीसरी बात आप और देखेंगे, मैं इधर वाले फंक्शन में चल रहा हूं, ये आपका कोस का फंक्शन है। ये फंक्शन जैसे आप x की वैल्यू जब आप राइट से लेफ्ट में लेफ्ट से राइट में जाते हैं ऐसे इस तरीके से, तो x की वैल्यू इंक्रीज होती है, और x की वैल्यू जब इंक्रीज होती है उसके साथ अगर आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपका यहां कोस फंक्शन है इंटरवल 0 टू पाई, इसमें आपका कोस फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, और आपका कोस इनवर्स फंक्शन भी आप देखेंगे, जैसे x की वैल्यू लेफ्ट से राइट जा रहे हो आप, तो आपका ग्राफ है वो डाउनवर्ड हो रहा है, इसलिए ये भी डिक्रीजिंग है। तो आपके दोनों फंक्शन कोस इनवर्स एंड कोस फंक्शन अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप सम ऑब्जर्वेशंस क्या है, आपको पता है डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to पाई, रेंज इज 0 to पाई। अब देखो आप यहां से, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ ऑफ cos x एंड cos इनवर्स x दैट बोथ cos x एंड cos इनवर्स x आर डिक्रीजिंग इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ये अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में डिक्रीजिंग है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x आर 0 एंड पाई। cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई है, रिस्पेक्टिवली विच आर अटेन्स एट 1 एंड -1। तो 0 कब है, जब 1 पे है तब आपकी वैल्यू 0 आ रही है, और जब -1 पे है तो आपकी वैल्यू पाई आ रही है। तो इस तरीके से आपका ये इसकी कोस की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आता है टेन इनवर्स फंक्शन। टेन इनवर्स फंक्शन से पहले अपन टेन का ग्राफ देखते हैं कैसा है। ये देखो टेन फंक्शन है, ये ग्राफ है, ये टेन फंक्शन का है। फंक्शन डिफाइन कहां से कहां होता है उसमें, ये रियल नंबर में से मैंने इसको डिलीट क्यों किया है, डिलीट इसलिए किया है, आपको ये पता है कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होंगे एट ए ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 tan theta is not defined। मतलब थीटा की वैल्यू अगर ये हो तो आपका टेन थीटा डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। देखो यहां हो भी रहा है, π/2 पर आपका ये देखो ग्राफ है, ये एकदम से वर्टिकली ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं होगी, π/2 से आगे नेगेटिव वैल्यू से शुरू होता है और इस तरीके से ये डिफाइन हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें कि इसका डोमेन है वो ये है, और ये इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर्स है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से अगर आप इसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो क्या होगा कि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को काटेंगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका ग्राफ ऑन टू है। ग्राफ क्या है, ऑन टू है। लेकिन ये ग्राफ को कई जगह काटेंगे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
इस ग्राफ को देखो, यहाँ भी काट रही है, 10 के ग्राफ को यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, तो 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हर ग्राफ को काटेगी, कहीं ना कहीं जरूर काटेगी, इसलिए ये ऑन टू होगा। तो ये आपका 10 का ग्राफ आ गया। अब 10 के ग्राफ में क्या है, 10 फंक्शन के ग्राफ में अगर आप फंक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएं, यहां रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें इसके रेंज में इसके कोडोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो ये कोडोमेन है वो इसकी रेंज के इक्वल है। कोडोमेन है इसकी रेंज के इक्वल, क्योंकि कोडोमेन रेंज होती है आपकी 10 फंक्शन की, वो रियल नंबर्स होती हैं, सारी की सारी सेट ऑफ रियल नंबर होती हैं, इसलिए इसके रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ऑन टू है। अब इसको 1 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, -π/2 से π/2 तक का इंटरवल ले लेंगे, और -π/2 से π/2 तक के इंटरवल में आप देख रहे हैं कि आपका जो 10 का ग्राफ है ये विदाउट टर्निंग पॉइंट आपका ऐसे जा रहा है, और इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस इतने इंटरवल में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए आपका कहां से कहां तक है, जो 10 फंक्शन है इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि -π/2 पे और π/2 पे आपका 10 फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए आप इनको ये एक्सक्लूड रहेंगे, इंक्लूड नहीं रहेंगे इसके अंदर, यहां से रियल नंबर में होगा। अब अगर ये करोगे आप तो -π/2 टू π/2 रियल नंबर होगा, ये 10 में 1 1 ऑन टू हो जाएगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा, एंड 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो इन्वर्सिबल होता है, और इन्वर्सिबल होता है इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। लेकिन ब्रांचेज और भी बनेंगी, जैसे कोस में बनी थी, कोस इन्वर्स में, कोस वाले में इसमें, तो एक ब्रांच π/2 से 3π/2 भी तक भी बन जाएगी। π/2 टू 3π/2 तक ये दूसरी ब्रांच बन जाएगी, ये दूसरी ब्रांच बन जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचें बन जाएंगी, आगे भी बन जाएंगी, पीछे भी बन जाएंगी। लेकिन जो ब्रांच, ये ब्रांच है, इस ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे, इस ब्रांच को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे। और इसी का इन्वर्स निकालेंगे, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 10 इन्वर्स, आप देखो ये डोमेन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा, और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई आपकी। अब आपकी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई, अब आप कहोगे वैल्यू ऑफ ए 10 इनवर्स x lying in interval -π/2 to π/2 for a given x belongs to R is called a principal value, is called a principal value, principal value। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन गई। अब प्रिंसिपल वैल्यू हो गई है इसकी क्या, अगर 10 इनवर्स
टेन इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक एंगल रिप्रेजेंट करेगा जो इसके बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में, और x की कोई भी रियल नंबर के लिए इसके बीच में होगा, और इसको अपन बोलेंगे, जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए टेन इनवर्स ए x। आगे बढ़िए। अब देखो, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो मैंने बताया वही है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ए fx = 10x इज ए many one onto फंक्शन, हेंस नॉट इन्वर्सिबल। ये many one आ गया इसलिए इन्वर्सिबल नहीं है, ऑन टू तो हो गया, ये तो काम ठीक हो गया, लेकिन many one नहीं है, many one फंक्शन है। इसको अब क्या करेंगे, 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो 1 1 बनाने के लिए अपन ने रेस्ट्रिक्शन कर दिया किसको, इस डोमेन को। जो आपका फंक्शन f है वो कहां से कहां डिफाइन है, देखो फंक्शन f है वो इस डोमेन से यहां डिफाइन है, इस डोमेन से। इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया अपन ने, और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कहाँ किया है, -π/2 से π/2 तक किया है, और वो R में डिफाइन है। तो ये आपका जो टेन फंक्शन है इस डोमेन में, और जो R को एसोसिएट, R के एलिमेंट्स को एसोसिएट कर रहा है, इस डोमेन के एलिमेंट्स को, एसोसिएटिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसके हर एक एलिमेंट को आप वैसे भी देख सकते हो, -π/2 फिर π/4 0 π/2, मतलब बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे वैल्यूज हैं। और यहाँ आपका एक फंक्शन ये 10 डिफाइन है, तो 10 डिफाइन है तो आपको पता है 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी, और इसकी वैल्यू भी बहुत मतलब नीचे की तरफ आ जाएगी इसे। तो कहने का मतलब आपका जो आएगा वो इसमें नॉट डिफाइंड होगा, ये भी इसमें नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन इनके जो बीच की वैल्यूज आएंगी ये सारी की सारी डिफाइन होंगी, और ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक रियल नंबर बन जाएगा, पूरा का पूरा एक रियल नंबर बन जाएगा। और ये पूरा का पूरा एक रियल नंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू हो गया, क्योंकि पूरे रियल नंबर है इसके, ये इसका डोमेन भी है, कोडोमेन, इसका कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। और कोडोमेन किसके इक्वल है, इसकी रेंज के इक्वल है, और इसकी रेंज के इक्वल है, तो आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, लेकिन 1 1 नहीं है, तो 1 1 बनाने के लिए आपने ये किया। अब आप पे 1 1 बनाने के लिए आपने ये किया है, तो इसमें देखो ये x की वैल्यू इसके अंदर है सारी की सारी, -π/2 से और π/2 को छोड़कर सारी की सारी एंगल्स इसके अंदर हैं, तो वो किसी न किसी रियल नंबर से एसोसिएट होंगे। तो ये आपका फंक्शन कैसा बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा, तो इन्वर्सिबल बन जाएगा। अब इन्वर्सिबल बन गया आपका फंक्शन, ये आपका बाइजेक्टिव बन गया। 10 फंक्शन है वो -π/2 टू π/2 बाइजेक्टिव बन गया, तो अब इसका इन्वर्स डिफाइन कर दो, और इसका इन्वर्स कैसा हो जाएगा, रियल नंबर टू -π/2 टू π/2, ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। अब आप इसको देख लीजिए कैसे है, आपका ये बाइजेक्टिव हो गया। अब इन्वर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन इज डिनोटेड बाय f 10 इनवर्स x, मैंने 10 इनवर्स x को इसको कर दिया, डिनोट कर दिया इसको क्लियरली। 10 इनवर्स x कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू -π/2 टू π/2 इज सच दैट, अगर आपका 10 थीटा इज इक्वल टू x है, तो 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 10π/3 इज इक्वल टू √3 है, इसके हिसाब से
तो मैं कहूँगा कि tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3, ऐसा होगा इसके हिसाब से। इसके हिसाब से tan θ इक्वल टू x है, देन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। थैंक यू।